दुबई के दंगल में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होगी। सुपर फोर का ये मुकाबला होगा और इस मुकाबले पर एक बार फिर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी। और ये मुकाबला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले एक हफ्ते में जो कुछ किया, उससे ना सिर्फ क्रिकेट शर्मसार हुई है बल्कि उनके क्रिकेट के गिरते ग्राफ के भी एक बड़े संकेत मिले हैं। अब सबके जहन में बड़ा सवाल यही है कि रविवार के दिन क्या पाकिस्तान भारतीय टीम के साथ कॉम्पिटिट कर पाएगी, क्योंकि उनके ही देश के उनके ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब कई तरह के सवाल अपनी ही टीम पर खड़े करने लगे हैं। और जिस तरह से पहला मुकाबला भारतीय टीम ने बहुत ही आराम से जीता था और पाकिस्तान को पस्त कर दिया था, उससे संकेत इस बात के और मिल रहे हैं कि भारत को इस एशिया कप में रोकना अब कम से कम पाकिस्तान जैसी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। भारत ने जिस तरह से ओमान के खिलाफ मैच खेला, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने नहीं आए, उसके बावजूद भारतीय टीम ने बहुत आराम से वो मुकाबला जीत लिया। उससे उसके क्या संकेत मिलते हैं, और लगातार 3 मैच जीतने के बाद एशिया कप में भारतीय टीम ने अपनी धमक का एहसास किस तरह से कराया है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अयाज सर इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अयाज सर, बहुत ढेर सारी किताबें आपके सिर के पीछे रखी हुई हैं। पेले की देख रहा हूं मैं, सनी भाई की देख रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी। इनमें से कुछ किताबें आप पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देते ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले और थोड़ा अच्छी क्रिकेट वो खेल पाए कम से कम रविवार के दिन। मेरे ख्याल से क्या है कि जिस तरह से उनका अप्रोच रहा है ना, वो मुझे जी। नहीं लग रहा है कि सीखना चाह रहे हैं। मैं इस जी। टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं तो लगातार जिस तरह से आपने पहले ही शुरू में अपनी इंट्रो में कहा कि उनका ग्राफ गिरते ही जा रहा है, जी। तो मुझे लग रहा है कि और ये लोएस्ट पॉइंट पे अब पहुंचे, तो इसके बाद इससे लो और क्या जा सकते हैं आप। जिस तरह हम्म। से खेली है, और राजीव आप तो आपने बहुत कवर किया है इंडिया और पाकिस्तान की मैचेस। मुझे नहीं लगता कि इस टीम में से एक भी ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान की टीम 1990 2000 के पहले जो होती थी या 2010 तक होती थी, हम्म। से कोई एक प्लेयर भी इस टीम से उस टीम में जा सकता है। शाहिन शाह अफरीदी भी नहीं जा सकता और फखर जमा भी नहीं जा हम्म। सकता मेरे हिसाब से। नहीं तो अब पाकिस्तान को किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने देखा, चलिए वो इंसिडेंट्स जो हुए उसको अलग हटा दें। ओमान के खिलाफ उनके बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, यूएई के खिलाफ स्ट्रगल किया। भारत की क्वालिटी बॉलिंग है, उसके खिलाफ तो स्ट्रगल करना हर किसी को पता था कि स्ट्रगल करेगी पाकिस्तान की बल्लेबाजी। तीनों मैच आपने भारत के भी देखे, तीनों मैच आपने पाकिस्तान के भी देखे। कहीं एक होप लग रही है कि पाकिस्तान थोड़ा फाइट कर पाएगा सुपर फोर के मुकाबले में? मुझे देखिए, होप तो क्या है कि T20 क्रिकेट है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इसमें, उलटफेर हम्म। रिजल्ट्स आते हैं T20 में। लेकिन मुझे नहीं लगता है, अब जैसे यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था T20 वर्ल्ड कप में, तो हम्म। ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन जो जो अंतर नजर आ रहा है दो दो टीम में, पाकिस्तान में और इंडिया में, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप कवर करने के लिए आपके पास उस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए प्लेयर्स की, उतना तजुर्बा होना चाहिए, और एक सोच समझ और इंटेंट होना चाहिए कि आप किस तरह से हम्म। मैदान पे उतरते हैं। आप मैच जीतने के लिए उतर रहे हैं या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बताता है आप किस तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो मुझे लगता है पहली मैच में ये काफी इशारा मिल गया था कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा आगे है, और मुझे नहीं लगता हम्म। है कि पाकिस्तान पे कतई कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि अब तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर ये मैच भी अगर हार हम्म। गए तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को भी सुपर फोर में हराना इतना इजी नहीं है। तो वो फाइनल तक जी। पहुंचने का तो कल ही या इतवार के दिन ही खत्म हो सकता है। है सर, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में भी ये भी कहा जाता है कि अगर भारत से हार जाओ तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। अब एक ही टूर्नामेंट में अगर आप 2 बार हार जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की टीम वापस अपने देश जाएगी या दुबई रुकी रहेगी थोड़ी देर के लिए? नहीं देखिए, क्वालिफाई अगर करते हैं, कल हारे भी और फिर मौका बनता है कि क्वालिफाई करके जी। फाइनल में आते हैं, तो एक और चांस मिलता है टूर्नामेंट जी। जीतने का। तो इसको आप बिल्कुल देखिए, डिस्काउंट नहीं कर सकते। कहीं जैसा मैंने कहा, स्पोर्ट्स में काफी कुछ जो हम नहीं सोचते वो भी हो जाता है। जैसे कि जी। ओमान ने 21 रन से हारा इंडिया के खिलाफ, लेकिन एक्चुअली वो काफी खुश रहेंगे अपने परफॉर्मेंस से। ऐसी टीम हाँ। के साथ केवल 21 रन से हारे तो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि काफी पहली मैच हार गए, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी अभी पीसीबी और आईसीसी का पलड़ा चल रहा है। अब पता नहीं हम्म। ये जो है ये ज्यादा प्रेशर डालता है प्लेयर्स पे भी, उनके खुद के प्लेयर्स पे, उनकी खुद की टीम हम्म। पे। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई हल निकालने की कोशिश करे कि प्रेशर ना बने हमारी टीम पे, हमारे हम्म। प्लेयर जाके अच्छी तरह से खेल सके। एक तो क्वालिटी नहीं है आपके पास, और उसके साथ साथ जो है आप यहाँ वहां से जो है प्रेशर और उनके सर पे जा रहा है।
या यासर आपको लग रहा है जो कुछ पाकिस्तान ने किया इस टूर्नामेंट में, हैंडशेक का मुद्दा हो या एंडी पाइक्राफ्ट को कटघरे में खड़ा करना हो, फिर वापस वीडियो लीक करने की बात हो, उससे एशिया कप का मजा एक्चुअली किरकिरा कर दिया उन्होंने। एशिया कप का जो एक साथ थी उसमें बट्टा सा लग गया है कि यार एक ये कैसा टूर्नामेंट चल रहा है ये। मेरे ख्याल से जो पहले मैच में हुआ नो हैंडशेक का जो था मसला, जी। ठीक है, वो खफा हो गए, नाराज हो गए, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से उन्होंने जो रणनीति या जो भी है उनका एक प्रोटेस्ट करने का तरीका जो था, कि एक हम्म। स्केपगोट बनाने का एंडी पाइक्रॉफ्ट को, और उसके बाद जिस तरह से एक इन कैमरा मीटिंग जो है आप उसको पब्लिक में रिलीज कर दिया, अब आईसीसी हम्म। जो है आप टूट पड़ी है। एशियन मुझे लगता है कि अगर जो ऑब्जेक्शन था पहले मैच का, वो सीधा आप लॉन्च कर देते थे प्रेस स्टेटमेंट देने के बजाय, आप हम्म। क्रिकेट काउंसिल से और उसके बाद आईसीसी से दरख्वास्त करते कि भाई आप देखें इसमें। और ये नहीं है कि उसने आईसीसी पाइक्रॉफ्ट ने अपॉलॉजी दे दी, जब दिया नहीं है, आईसीसी कह रही है नहीं दिया है, तो ये सब बवाल में पड़ने की मेरे ख्याल से क्या सोचती, कोई जरूरत नहीं थी। क्या यासर आपको लग रहा है लॉन्च भी करते कंप्लेन तो क्या लॉन्च करते हैं, ना आईसीसी के रूल में है हाथ मिलाना, ना एमसीसी के नहीं, रूल में है। आप वो तो ये पर्सनल मैटर है आपका, तो किस बात के लिए वो इतना परेशान है। चलिए, हो सकता है कल के पाकिस्तान किसी से हाथ ना मिलाना चाहे, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। नहीं, ऑब्जेक्शन आप कानून, कोई नियम तो है नहीं, कि कोई लॉ जी। तो है नहीं, कोई द लॉज ऑफ द गेम है नहीं। ये है एक कन्वेंशन होता है, एक जिस के हर मैच के बाद या हर मैच के परंपरा, एक टूर्नामेंट के परंपरा बाद है कि आप हाथ मिलाते हैं। जी। एक परंपरा है, एक परंपरा है। अब ये परंपरा ये नहीं है कि लाजिम है सामने वाली टीम पे हम्म। या वो खुद के ऊपर भी। अब जैसे कल इतवार के दिन मैच होगा, वो नहीं हाथ मिलाए तो फिर क्या करेंगे? अगर इंडिया हाथ मिलाना हम्म। चाहती है और जी। ये पाकिस्तान मिला तो क्या टूर्नामेंट तो बंद नहीं हो जाएगा? तो हम्म। लगता है कहीं न कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट था मैच हारने का, फिर डिसअपॉइंटमेंट था कि ठीक है, एक तरह से हाथ नहीं मिल रहा है। एक स्टेटमेंट मेकर इंडिया ने दिया उस वक़्त, और स्पोर्ट्स मैदान पे हमने देखा है कि स्टेटमेंट्स अक्सर या काफ़ी हद तक दिए गए हम्म। हैं क्रिकेट में। पर उसके बाद जो मेरे ख़्याल से रवैया रहा है, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि कन्फ्यूज़्ड, और कोई समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या हम्म। हो रहा है, और कोई कहीं न कहीं से कुछ कोई एक निकाले तरकीब कि भाई ये देखो हमारे साथ ये हुआ है, अब हम क्या करें? पर बॉयकॉट की पहले बोल दिया कि ये जो वहाँ से हम सुन रहे थे खबर कि पाकिस्तान हम्म। टूर्नामेंट ही बॉयकॉट कर देगी। ना बॉयकॉट की, मैच भी आए खेलने यूएई के खिलाफ, मैच रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट ही थे। फिर उसके बाद ये वीडियो सरफेस जी। हुआ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो करने की कोशिश हो रही है वहाँ पर क्या पाकिस्तान की क्या तरफ। आईसीसी में थोड़ा लचीला है यार सर, क्योंकि किसी भी मैच में 90 मिनट लेट पहुंचना, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने तो बहुत रेयर देखा है कि मैच सिर्फ इसलिए डिले हो जाए क्योंकि दूसरी टीम असमंजस में है कि वो मैदान पे जाए या ना जाए, कुछ और रीजन हो जाए, चलिए बस खराब हो गई या वॉट एवर और तमाम रीजन होते हैं। लेकिन ये रीजन और उसके बाद आईसीसी ने इनको ढील दी या टूर्नामेंट को बचाने के लिए ये सब किया गया, कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह नहीं, से लेट टूर्नामेंट को पहुंचने के बचाने बाद के भी लिए कोई किया फाइन नहीं गया। लगा। मेरे ख्याल से जी। टूर्नामेंट को बचाने के लिए किया गया, वरना आप 1 घंटा मैच लेट शुरू करें, टीम पहुंची नहीं है, वहाँ पर तो आप वो जी। जीरो हो जाती है मैच, है ना? मैच आपके पॉइंट्स चले जी। जाते हैं। अगर आप आते ही नहीं है, टर्न अप ही नहीं होते, हाँ। तो फिर मैच किसके साथ खेलेंगे? तो मुझे लगता है कि प्रेशर आया होगा कि देखो वो मैच भी थी यूएई के खिलाफ, यूएई जो है लोकल टीम है, वहाँ के जो यूएई का क्रिकेट बोर्ड है या यूएई गवर्नमेंट जो है, हम्म। शायद उन्होंने भी कुछ प्रेशर डाला होगा, दबाव डाला होगा कि नहीं ये मैच होनी चाहिए। बिकॉज़ एशिया कप वैसे भी एक तो प्रॉब्लम है। अब देखें शुरू से हम्म। एशिया कप के बारे में था कि होना ही नहीं चाहिए। पहले तो इंडिया में हम्म। इतना था कि इंडिया को जाना ही नहीं चाहिए। अगर एशिया कप होता भी है तो हम्म। इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करना था। लेकिन इंडिया आ गया पार्टिसिपेट करने के लिए। इंटरनेशनल टूर्नामेंट एक कमिटमेंट था, वो करना है। उसके बाद बाकी जो कंट्रोवर्सीज़ आई है, बट आप यहाँ-वहाँ से इतने रूल्स चेंज करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी को भी अब टूर्नामेंट हो जाएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, लेकिन कुछ तो हम्म। प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं भी उसको मोड़-मरोड़ के काम चलाने वाली बात वैसे नहीं होनी चाहिए। जी। क्योंकि पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी स्पेशली यासर इस टूर्नामेंट में बहुत स्ट्रगल कर रही है। क्या एक बड़ी गलती थी रिजवान बाबर आजम को ड्रॉप करना इस बड़े टूर्नामेंट से, और दूसरा जो खिलाड़ी चुने गए उसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप कैसे देख पा रहे हैं। सैम अयूब के बारे में कहा गया कि बहुत शानदार बल्लेबाज है, कहीं 3 मैच में तीनों में शून्य पे आउट हो गए। फकर जमा के पास एक्सपीरियंस था, वो चले नहीं। इसके अलावा फहीम अशरफ की बात कर लें,
या खुशदिल शाह को खिलाया नहीं इन्होंने मैच। कैसे या आप देख रहे हैं? कप्तान खुद आगा सलमान की बात कर ले, क्या ये सारे बिखरे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है शतरंज के मोहरे हैं जो अलग अलग खानों पे खड़े हैं। देखिए कुछ बिल्कुल सही है आपका रीडिंग। एक तो क्या क्वालिटी नहीं है। आप हम्म। फखर जमान भी जो है अ, अच्छे खिलाड़ी है, अग्रेसिव आक्रामक अंदाज से खेलते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी लेवल देखें तो उस तरह की नहीं है जो मैच विनिंग आप कह सकते हैं कि रेगुलर मैच विनिंग बैट्समैन है। उस तरह का हम्म। बैट्समैन नहीं है वो। तो वो और अली सलमान आगा जो कैप्टन बने हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जल बिन मछली हो गए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है उनको हम्म। कि क्या हो रहा है। और खुद कैप्टन का परफॉर्मेंस इतना हल्का हो तो बाकी क्या डिमांड कर हम्म। सकते हैं अपने प्लेयर से। शाहीन शाह अफरीदी कुछ हद तक अपना रेपुटेशन संभाले हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि हम्म। उनका भी करंट फॉर्म इतना सही नहीं था कमिंग इनटू द टूर्नामेंट। तो हम्म। टीम में एक तो गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है, और मेरे ख्याल से इतना टैलेंट नहीं है। बाबर और रिजवान किस वजह से इस स्क्वाड में भी जगह नहीं उनकी बनती, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो कुछ 35 36 38 साल के नहीं है। वो जी। उनके पास एज अभी भी उनके साथ है, और ये जो प्लेयर्स हम देख रहे हैं उससे तो डेफिनेटली उनका कैलिबर हाई है। अब ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर्स उनसे बहुत निराश थे, और उन्होंने भी सोचा कि पूरी टीम को ओवरऑल करेंगे कुछ हद तक जैसे इंडिया ने किया है। लेकिन आपके पास उतना टैलेंट पूल होना चाहिए ना, अगर आपके पास टैलेंट पूल ही जी। नहीं सही तो आप अपने अच्छे प्लेयर्स को क्यों बाहर रखते हैं। बिल्कुल, शहीन शाह अफरीदी एक बात ऐसे खिलाड़ी है जो थोड़ा इम्पैक्ट डाल पाए अयासर। लेकिन अभिषेक शर्मा ने जिस तरह उनको टैकल किया था पहले मैच में, ऐसा लग रहा है कि एक ही खिलाड़ी है जिसको अगर आपने हरा दिया तो आप पूरी टीम को हरा देंगे। कैसे आप देख रहे हैं क्या? एक तो अयासर पहले जेहन में ये सवाल आता है, 84 में शायद पहला एशिया कप खेला गया था। उसके बाद से क्या सबसे कमजोर पाकिस्तान टीम को आप देख रहे हैं किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी एरा में? और इसके पीछे का रीजन आप क्या देख रहे इससे कमजोर पाकिस्तान टीम तो मैंने देखी नहीं है। आप हैं? जी। किसी भी फॉर्मेट को ले ले, या रेड बॉल ले ले या व्हाइट बॉल ले ले, बहुत बार पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से भी हारी है। लेकिन इतनी कमजोर टीम, ना जिसमें बैटिंग की डेप्थ है, गहराई है, ना बॉलिंग के है, ना ऑलराउंडर्स चल रहे हैं, ना कैप्टन जो है उसको कुछ समझ आ रही है कि क्या करूं मैं। और मैं उसको दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके पास जो औजार है वो उसी से कुछ कर सकता है, और वो कुछ सही नहीं हम्म। नजर आ रहा। कुछ कुछ तो औजार ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जंग लगी हुई है, कुछ तो ऐसा है कि धार ही नहीं है। तो ये मैच हम्म। जीतने की बात जो है, अब ऐसे और उनके ऊपर प्रेशर भी आ गया फिर, और इंडिया से हारने के बाद। तो ओवरऑल भी केवल इंडिया के मैच जो हारे वो नहीं, आप बाकी मैचेस भी देखिए, ओमान और यूएई के खिलाफ दोनों ही टीम ने पाकिस्तान को काफी प्रेशर में लाया था। तो ओवरऑल ये तस्वीर बताता है कि ये टीम जो है बहुत ही हल्की है, और अनलेस उनके पास भरपूर टैलेंट है, मुझे लगता है कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है, मैं इतनी मुझे हम्म। जानकारी नहीं, लेकिन अब बरसों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये इमरान खान की शिकायत होती थी पहले से, 30 40 साल जी। पहले, कि हम लोग जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं संभाल रहे और हमारी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। और कुछ लगता है कि मुझे वैसा ही हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जी। आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में भी ऐसा नहीं खड़ा कर सकते कि एकदम मजबूत हो जाए। उसके लिए सालों जो है उसके ऊपर जैसे आप झाड़ उगाते हैं तो पहले पौधे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर जी। जब जैसे जाता है उसको संभालते रहते हैं। वैसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में हो रहा है, और इसी वजह से हम्म। उनका ये हशर। क्या है सर, कॉपी करने की कोशिश भी कर रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट? अब हिंदुस्तान ने जैसे 3 स्पिनर खिलाए, तो उनके पास भले ही क्वालिटी स्पिनर ना हो लेकिन 3 स्पिनर उनको भी खिलाना है, 8 बल्लेबाज खिलाने हैं। ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। और हैरिस रऊफ जो उनके मेन बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, उनको उन्होंने खिलाया नहीं। तो क्या शहीन शाह अफरीदी के साथ आप हैरिस रऊफ को देख रहे हैं इस मैच में खेलते हुए? और जिस तरह से उनके लिए अबरार ने गेंदबाजी की या नवाज ने गेंदबाजी की, 2 स्पिनर बहुत है, और मीडियम पेसर्स को खिलाना चाहिए जो उनकी ताकत रही है, शायद वो एक अच्छा आइडिया होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग अटैक देख लें, हारिस राउफ जो है काफी सफल बॉलर है, लेकिन इंडिया के खिलाफ इतना रिकॉर्ड उनका इतना अच्छा नहीं है। हम्म। शाहिद शाह अफरीदी अभी भी आप कह सकते हैं उनके बेस्ट बॉलर है। अबरार अहमद जो है कुछ खास उनका परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ, और जिस तरह के इंडिया के बल्लेबाज है, आई डोंट थिंक उसको सेटल भी उसकी लेंथ पे पड़ने देंगे गेंद, जो हमारी बैटिंग है। और बाकी जो है मोहम्मद नवाज, सलमान अली, सलमान आगा खुद, फ़हीम अशरफ एक जो है शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन हम्म।
मैचेस में ऐसे नहीं लग रहा है कि वो इस तरह के ऑलराउंडर है कि आपको मैच जिता दे। ना उनका हम्म। बल्ला गेंदबाजी चली है। तो और संयम आयोग जैसे आपने कहा 3 डक लगातार लगाए। होनहार बैट्समैन है, यंग हम्म। प्लेयर है और एक्साइटिंग प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन आप पहले ही ओवर में 2 बार तो पहले ही ओवर में आउट हो गए। हाँ। तो फिर इस तरह का और कंसिस्टेंसी नहीं है, टॉप ऑर्डर में कंसिस्टेंसी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में नहीं है, गेंदबाजों में नहीं है। तो अगर आप डायग्नोस करें या एनालिसिस देखें तो ये इस टीम में मेरे ख्याल से कोई मजबूती कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। अब ये देखिए, कहीं जैसे नजर मैं नहीं आ रही है। स्पोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। एक एक मैच जो है T20 मैच, कोई एक बल्ला चल गया किसी का, 80-90 रन बना दिया, तो मैच विनिंग पोजीशन में ला सकता है। या बॉलर जो है पहले स्पेल में 2-3 विकेट निकाल लिए, कुछ सामने वाली टीम के बल्लेबाजों से गलतियां हो गई, कुछ लक ने आपका साथ दिया, तो रिजल्ट यहाँ वहां हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछे एनालिसिस जो है, अगर 10 मैचेस ये दोनों टीम खेलेगी, इंडिया और पाकिस्तान, तो कम से कम 8 तो इंडिया जीतेगी, इफ नॉट ऑल 10। हम्म। इतना बड़ा फासला आप देख रहे हैं यार सर। बहुत थोड़ी बड़ा इंडियन टीम फासला है। की बात कर ले। इंडियन टीम की बात करें, कोई चेंजेस आप देख रहे हैं इस मुकाबले में, या सेम टीम आप देख रहे हैं जो पिछले रविवार खेली थी? देखिए, 2 प्लेयर जो ट्राई किए, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को, जी। पिछले मैच में ओमान, क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहे थे। मुझे लगता है कि वो जो जी। पहले 2 मैचेस में प्लेइंग 3 मैचेस में प्लेइंग 2 मैचेस में प्लेइंग 11 में जो था जी। पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे नहीं लगता है कोई चेंज होगा। वरुण चक्रवर्ती वापस आ जाएंगे, बुमराह आ जाते हैं, शिवम दुबे भी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो बैटिंग में भी जो है एक हम्म। एडवांटेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि वही टीम के साथ जाएंगे। शायद टीम में कुछ बदलाव आ सकते हैं अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश, अगर अच्छा। जरूरत पड़ी तो। अगर जरूरत पड़ी तो और बैट। वो भी मेरे ख्याल में अगर तीसरी मैच हो, अगर आप 2 मैच जीत के पहुंच गए हैं फाइनल तक, हम्म। तो फिर वो आप चांस ले सकते हैं कहीं ना कहीं। बट अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, वो T20 मैच मेहनत बहुत जाती है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन है बहुत छोटी मैच। 1.5 घंटे की जी। टीम, 1.5 घंटे की सामने वाली टीम, 3 घंटे में मैच खत्म हो जाती है। इतना वर्कलोड भी नहीं होता है। ये है कि आपको हम्म। चौकन्ना रहना पड़ता है, चतुर होना पड़ता है, और मेहनत जो है 200% डालनी पड़ती है, भले ही आप 4 ओवर डाल रहे हो। तो बिल्कुल। मुझे नहीं और तो बदलाव आएंगे यार टीम। सर, बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि संजू सैमसन ने कल अरशद की पारी खेली नंबर 3 पे, क्या आइडियली आपको लग रहा है? मुझे तो लगता है कि संजू को टॉप 3 में खेलना चाहिए। जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह का फ्लो है उनका, जब उनको मौका मिल रहा है, तब अभी हमने केरला लीग में देखा था और अब दोबारा से उन्होंने फिर रन कर दिया। कैसे आप देख रहे हैं टॉप 3 में? क्या आप देख पा रहे हैं संजू को, या वापस वही बैटिंग ऑर्डर होगा, सूर्या, तिलक, और फिर संजू नीचे चले जाएंगे? ये ऑप्शन है, विकल्प है इंडिया के पास। संजू को टॉप 3 में खिला सकते हैं, जैसे ओमान के खिलाफ खिलाया। उनको बैटिंग टाइम देना था, जी। क्योंकि वो 2 मैचेस पहले खेले थे, बल्लेबाजी आई नहीं थी। तो जी। तीसरे में सब मैच टाइम मिलना चाहिए मिडिल में। शुभमन गिल के रन नहीं बने जी। कुछ खास। धुआंधार बल्लेबाजी की है अभिषेक शर्मा ने, हम्म। वर्मा ने अच्छी बैटिंग की है, सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में है, और संजू सैमसन ने भी हाफ सेंचुरी बनाई। शायद इतने फ्लुएंट्स नजर नहीं आए जो इतने हम जानते हैं उनको, लेकिन विकेट पे हम्म। समय बिताया और हाफ सेंचुरी बनाई है। तो ये एक विकल्प है सूर्य कुमार यादव के पास। और टॉप ऑर्डर भी इतना मजबूत है, आप देखें कि कहीं भी आप शफल भी कर ले तो कमजोर नहीं होती बैटिंग लाइनअप। जी। अगर आप किसी अच्छा को भी सर, ऊपर, आखिरी 2-3 सवाल आपसे ले लेते हैं। एक तो अभिषेक शर्मा की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या मॉडर्न क्रिकेट में सबसे डेंजरस बैट्समैन के तौर पे आप देख रहे हैं उनको? बहुत ही जिंदा दिल बैट्समैन, बहुत खुल के खेलते हैं। और ये नहीं जी। है कि 2 बार खेल लिए, रन बना लिए, तो फिर तीसरी बार सोचते हैं कि भाई अब मेरे को वापस 40-50 नहीं बनाया तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपनी हम्म। वो जो जो एक एक फ्लुएंसी खेलने है का, उनकी। हाँ, एक जो अंदाज है खेलने का, उसमें बदलाव लाऊं। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट बॉल से जिस तरह से खेलते हैं, और ये एक कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल से उनको दिया गया है फ्रॉम द टीम हम्म। मैनेजमेंट कि आपका ये किरदार है, ये रोल आप ही का है, कि आप पहले 3-4 ओवर में, 5 ओवर में 70-80 तक टीम का पहुंच, ये 60-70 तक टीम का टोटल पहुंचा देते हैं पावर प्ले में, तो टीम जो है जी। बहुत एडवांटेज मिल जाता है। वहां पर आपको साथ में चाहिए गिल। अगर गिल का बल्ला चलता है तो वो भी पिकअप कर सकते हैं, हालांकि गिल का जी। स्ट्राइक रेट आप कंपेयर नहीं कर सकते विद अभिषेक। संजू सैमसन हम्म। जो है जबरदस्त, उनका उनकी अटैकिंग बैट्समैन है, तिलक वर्मा भी है। और अच्छी बात तो ये है कि अभिषेक जो है ये लंबे हिट मारने वाले हैं। तिलक वर्मा भी जो हम्म। है
वो बड़े इन्वेंटिव इनोवेटिव बैट्समैन है। वो कहाँ, जैसे कि सूर्य कुमार यादव है, हम्म, और हार्दिक पांड्या है एज अ स्ट्रॉन्ग फिनिशर। तो बैटिंग लाइन, अक्षर पटेल, एक जो है दुविधा अगर इंडिया को है फिलहाल आज की अगर बात करें, तो अक्षर पटेल कल इंजर्ड हो गए थे, सर जी पे थोड़ी सी लगी है। अब जो रिपोर्ट आया कि रिकवर हो जाएंगे, आई होप सो, क्योंकि वो अगर होते हैं तो बैटिंग भी मजबूत होती है और स्पिन जो है 3 स्पिनर बोलेंगे आप। जी। क्योंकि अब आपने ऐसा रोमांच मैच का जिक्र किया, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने नहीं आए, नंबर 11 पे उनका नाम था। इस आइडिया से, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा नहीं, मेरे ख्याल से कितना बुमराह खेले, बुमराह को रेस्ट दिया गया और ना है। सूर्य जी कुमार यादव बैटिंग की, तो उसका इफेक्ट तो होता है कि जी जिस तरह से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा अगेंस्ट ओमान। ये दोनों खेलते तो शायद बिल्कुल स्ट्रगल ना होता, लेकिन ये जरूरी जी भी था कि आप सूर्य कुमार यादव मैदान पे तो थे लेकिन बैटिंग नहीं की उन्होंने। तो ये नहीं है कि मैच मिस किया है, और मेरे ख्याल से वो जी चाहते थे कि शायद संजू सैमसन वगैरह उनको बैटिंग मौका मिले टू चेक आउट कि सब एक्चुअली क्या है, ऐसे ऐसे टाइम पे रिदम सही होना चाहिए। और ना भूलें, देखिए पाकिस्तान के सामने जो मैच है, जितना भी मैंने दिखाया अंतर, प्रेशर इंडिया पे भी रहेगा, क्योंकि आपने जिस हाँ तरह हाँ से बिल्कुल। पहली मैच जीता और जो कुछ स्टेटमेंट दिया, जैसे कि मैं मानता हूं कि आप मैच खेले, आप मैच जीते, आपको जो स्टेटमेंट देना था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप हाथ मिला सकते थे, क्योंकि वो प्लेयर्स का रिस्पेक्ट हाँ होता है आपस में। जी प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कुछ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना इंडिया के, जी ये दोनों प्लेयर्स जो है उनको, उनके ऊपर जो है यहाँ वहां से प्रेशर आता है। लेकिन बहरहाल वो जी। जो है वो हो गया। अब आपने ये पोजीशन ले लिया, ये स्टैंड ले लिया, तो प्रेशर आप पे भी है दूसरी मैच में हाँ, आगे चले गए। हारना नहीं है अब। हारे तो उल्टा का मामला सारा। जी। पाकिस्तान पे भी है और प्रेशर इंडिया पे है कि आपको वो अब सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन कर जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि एशिया कप में अब सुपर फोर शुरू हो चुका है। बाकी दो टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश को कैसे देख रहे हैं, और सबसे टफ ओपोनेंट के तौर पर आप किसको रेट कर रहे हैं अभी आज की डेट में? देखिए अफगानिस्तान, मेरा मानना था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि इंडिया को सबसे बड़ा खतरा है फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान अफगानिस्तान जी। ग्रुप था, वो टफर ग्रुप था। श्रीलंका और बांग्लादेश 25 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ज्यादा, श्रीलंका तो हम्म, बल्कि ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है अभी इस तरह से मुझे लग रहा है कि श्रीलंका की टीम ज्यादा राउंडेड है। उनके पास तेज गेंदबाज जी भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, और बल्लेबाज भी अच्छे हैं। तो अब मुझे लगता है ज्यादा खतरा इंडिया को है फ्रॉम श्रीलंका। बांग्लादेश भी है, जी। उनके प्लेयर्स चल गए तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर टीम देखें तो कॉम्पोजिशन श्रीलंका का मुझे बेहतर लगता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एनालिसिस के लिए, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो उस विजय रथ पे सवार है उसको रुकने नहीं देगी रविवार के दिन। सामने चाहे कोई भी अपोनेंट हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या श्रीलंका, क्योंकि सुपर फोर के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, और भारत अपने सुपर फोर के अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, और उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका से उनको मुकाबला खेलना है। और हम सब तो यही चाहेंगे कि तीनों मुकाबला जीते, और जिस तरह से अभी तक इस एशिया कप में दबदबा रहा है भारतीय टीम का, वो दबदबा बना के रखें, और भारतीय टीम ना सिर्फ एशिया कप जीते बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी धमक का एहसास एशिया की बाहर की टीमों को भी कराएं। क्योंकि जिस अंदाज में T20 खेलना शुरू किया है भारतीय टीम ने पिछले कुछ एक डेढ़ सालों में, वो कई टीमों को इंस्पायर भी कर रही है, और कुछ टीमें इनको फॉलो भी कर रही हैं। जिस तरह से पावर प्ले में खेला जा रहा है और जिस तरह से मिडिल ओवर्स में बैटिंग हो रही है, कई ऐसे इनोवेशंस हैं जो इस टीम ने किए हैं। और इन इनोवेशंस के बीच में अगर भारतीय टीम लगातार मैचेस जीत रही है, यानी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की बात कर ले तो लगभग 24 मैच उन्होंने खेले जिनमें 20 वो जीत चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि सक्सेस रेट कितना बड़ा है, और इस विनिंग मोमेंटम को भारतीय टीम बनाए रखेगी, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।